तो देखिएगा लास्ट लेक्चर हम एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल देख रहे थे, उसमें वेंचुरीमीटर था। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। किसी भी ट्यूब के अंदर कितने फ्लो से लिक्विड जा रहा है, इसे मेजर करने के लिए हम वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। वेंचुरीमीटर के अंदर एक यू शेप ट्यूब रहेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा वो उसके फ्लो के हिसाब से इसके अंदर का जो लिक्विड है उसके दो आर्म्स में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हाइट का। जो हाइट का डिफरेंस हम एच से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल हमने इसे सॉल्व किया और सबसे पहले हमें इक्वेशन मिला P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर। ओके, और फिर देखिएगा आपको पता होगा जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना वो हाइट से प्रोपोर्शनल होता है। वो जो मैनोमीटर रहेगा ना उसके अंदर जो लिक्विड रहेगा उसके एक आर्म में और दूसरे आर्म में जो हाइट का डिफरेंस रहेगा ना उस हाइट के डिफरेंस को उस मैनोमीटर के अंदर के लिक्विड के डेंसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें अल्टीमेटली ये प्रेशर डिफरेंस मिलने वाला है उस दो पॉइंट्स का। तो फिर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हमने रो यम जी इंटू एच किया। रो यम क्या है? उस मैनोमीटर के अंदर के लिक्विड का डेंसिटी। रो क्या है? उस ट्यूब के अंदर फ्लो होने वाले लिक्विड का डेंसिटी रहेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने जस्ट इक्वेट किया है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। और जस्ट मैंने क्या किया, अब यहाँ पर V1 स्क्वायर का वैल्यू निकाला है। तो V1 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा एच रो एम जी के साथ। ओके, और फिर A2 स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा और A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर डिवाइड होगा। तो जस्ट मैं वही लिख रहा हूँ, समझ में आ गया? A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर और ये V1 स्क्वायर का वैल्यू है। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली उसका अंडर रूट आने वाला है। इज इट ओके? तो इस वजह से V1 अगर हम लिखते हैं तो फिर आपको इसका अंडर रूट लिखना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो ये V1 स्क्वायर का वैल्यू रहेगा यहाँ पर। मतलब V1 का वैल्यू अंडर रूट में आएगा और V1 स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट में नहीं रहेगा। ओके, तो V1 का वैल्यू ये फाइनल मिलने वाला है। दिस इज द स्पीड ऑफ मतलब वो जो फ्लो करने वाला लिक्विड है उसका स्पीड हम इतना इस वे से निकाल सकते हैं। सो V1 ये स्पीड रहेगा पहले क्रॉस सेक्शन का। ओके, सो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये आंसर हमें मिलने वाला है। अब देखिएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। मतलब किसी भी ट्यूब के अंदर कितने स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है ये अगर हमें निकालना है अलग अलग क्रॉस सेक्शन में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हम एरिया इंटू वेलोसिटी से निकालते हैं। तो Q का वैल्यू A1 V1 आएगा। तो फिर अगर हम इस V1 के वैल्यू को A1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ये A2 स्क्वायर देखिएगा, अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं ना तो वो A2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? अब 2h रो यम इंटू जी डिवाइडेड बाय रो इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इज इट ओके? समझ में आ गया? सिर्फ हमने A2 स्क्वायर को बाहर निकाला है और इसे हमें A1 से मल्टीप्लाई करना है। सो A1 इंटू A2 स्क्वायर रूट के अंदर 2h रो यम इंटू जी डिवाइडेड बाय रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ऐसा ये बीट रहेगा। इज इट ओके? तो बस इतना ही रहने वाला है ये हमारा, ये रहने वाला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ओके, तो वेंचुरीमीटर के अंदर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अगर निकालना है तो इस वे से हम निकाल सकते हैं। इज इट ओके? तो ये सेकंड एप्लीकेशन था। तो डेरिवेशन टाइप इतनी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर ये चैप्टर डेरिवेशन वाइज खत्म होता है। इस वेंचुरीमीटर के और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं लेकिन वो थियोरेटिकल है। ओके, और मतलब सिंपल कुछ इसमें बिट्स दिए आपको। ओके, तो इतना ही मेन बिट्स है इस टॉपिक के। पूरा बर्नौलीज थ्योरम से अगर हम देखते हैं तो
इतने ही बिट्स पर आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके, तो आप देखिएगा कुछ अगर रह तो नहीं गया, एक बार देखते हैं हम। और भी इसके कुछ एप्लीकेशन है, लिखिएगा अनदर एक एप्लीकेशन, सिर्फ इसका नाम लिखिएगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन रहेगा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, एंड दैट इज रहेगा एटोमाइजर। एटोमाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसे हम स्प्रेयर कहते हैं। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हमारा हैंड वॉश, मतलब हैंड वॉश कह सकते हैं हम, या फिर वो जो हमारे सैनिटाइजर का स्प्रे होता है ना, आपने देखा होगा, ऊपर से हम दबाते हैं उसे तो वो अंदर से उसका लिक्विड जो होता है वो बाहर आता है, आपने देखा होगा। ओके, तो ये उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर कैसा वर्किंग चलता है ये आपको उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके अंदर एक मतलब ट्यूब रहता है, ऐसा ही पूरा सेक्शन रहेगा, एक बड़ा सा ट्यूब रहता है जो लिक्विड के अंदर डीप रहता है। ये देखिएगा एक कोनिकल फ्लास्क है, इसे हम किसी कॉर्क के जरिए टाइटली फिट करने वाले हैं। ओके, ऊपर से और बाहर के और अंदर के एयर का कुछ भी कांटेक्ट नहीं चाहिए, ये लिक्विड होता है। ओके, यहाँ पर सपोज स्टीम रहेगा, यहाँ पर ये लिक्विड रहेगा जो लिक्विड को हमें बाहर निकालना है। ओके, और यहाँ पर एक रबर का बलून रहेगा। ओके, इसे हम दबाने वाले हैं रबर बलून को, ताकि सामने से फवारा निकलने वाला है। ओके, ऐसा स्प्रेयर का जो वाटर है ये बाहर निकलने वाला है ऐसा। ओके, जब हम इसको दबाएंगे तब, ठीक है। तो ऐसा ये बीट को एटोमाइजर कहा जाता है। ओके, अब इसमें देखिएगा यहाँ का जो प्रेशर है ये हम P2 इमेजिन करने वाले हैं, ये पॉइंट बी रहेगा, ये पॉइंट ए रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल से हम मतलब इस फिनोमिनन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ के अंदर का प्रेशर इस लिक्विड के P1 रहेगा। जस्ट 1 मिनट। तो देखिएगा ये कैसा है, द वर्किंग ऑफ एटोमाइजर विच इज यूज टू स्प्रे द लिक्विड इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, शोज द, मतलब ये जो डायग्राम है ये आपको उन्होंने शो किया है। व्हेन द रबर बलून इज प्रेस्ड द एयर पुश्ड आउट, ओके, ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब बी, डिक्रीजिंग द प्रेशर टू पॉइंट पी, P2। ओके, मतलब जैसे ये एयर बाहर निकलेगा ना, ये रबर बलून को जैसे हम पंच करने वाले हैं तो फिर उसके अंदर का एयर बाहर निकल जाएगा। ओके, ये बी पॉइंट से जो आपको होल नजर आ रहा है उस होल से ये एयर बाहर निकलेगा। एयर बाहर जाने से इस P2 पॉइंट का प्रेशर बहुत ही कम होगा। आपको पता है प्रेशर हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट ट्रैवल करता है, तो अल्टीमेटली ये ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ये जो पॉइंट रहेगा ना बी, वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर P1 ज्यादा है और P2 पॉइंट का प्रेशर कम है, और ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए फिर क्या होता है, ये लिक्विड राइज करता है उस ट्यूब के अंदर। ओके, और फिर ये बाहर स्प्रे किया जाता है। ओके, तो यही उन्होंने बताया कि व्हेन रबर बलून इज प्रेस्ड द एयर पुशेस आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब बी, डिक्रीजिंग द प्रेशर टू P2 which is less than the atmospheric pressure P1 in the container. As a result, liquid rise up in the vertical tube A. When it collides with the high speed air in the tube B, it breaks up into a fine spray. Okay, तो जैसे ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर राइज होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो एयर है ना उसके प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये स्प्रे किया जाएगा। तो इस वाइज हम मतलब स्प्रे करते हैं, कोई भी स्प्रेयर के अंदर यही फिनोमिनन होता है। आपने देखा होगा बहुत ऐसा बारीक सा एक ट्यूब होता है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर वाटर या फिर जो भी लिक्विड होता है वो इजीली राइज होता है। ओके, तो ऐसा इस बीट का वर्किंग रहने वाला है। ओके, और भी कुछ बीट होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज इस मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल का या फिर इस बीट का हम क्रिकेट में भी कर सकते हैं। क्रिकेट में देखा होगा आपने, जो बॉल होता है ना उसे स्पिन करवाने के लिए हम ये फिनोमिनन यूज करते हैं। ओके, इसे मैग्नस फोर्स कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारा इंडिया का सबसे मतलब बड़े बॉलर है जसमीत बुमराह, वो जब बॉल फेंकते हैं तो एट दैट टाइम वो कुछ स्पिन करके बॉल को एयर में फेंकते हैं। तो जब बॉल स्पिन होता है ना, रोटेशनल मोशन जब करता है ना, तो उसके एक साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है और दूसरे साइड पर प्रेशर कम होता है। मतलब बहुत हायर कंसेप्ट है क्रिकेट का। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, या फिर जो लेदर का बॉल लेते हैं ना उनको पता होगा
लेदर बॉल के ऊपर है ना ऐसे ग्रिप्स होते हैं, आपने देखे होंगे, ओके, ऐसे ग्रूज होते हैं उसके ऊपर बने हुए। और वो क्रिकेट खेलते वक्त जब नया बॉल होता है ना, तो वो क्या करते हैं, एक पार्ट को है ना घिसते हैं वो। आपने देखा होगा उनका जो पैंट होता है क्रिकेटर्स का, वो बॉल को नंबर ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा फ्रिक्शन करते हुए नजर आते हैं। तो उनका एक प्लानिंग होता है कि वो एक साइड की बॉल को क्या करते हैं, रब बनाते हैं, ओके, एक साइड को रब बनाते हैं और दूसरे साइड को स्मूथ रखते हैं, पॉलिश रखते हैं। तो जब ये बॉल हवा में जाता है ना, तो रब साइड पर क्या होता है, जो एयर का इफेक्ट होता है, एयर का जो ड्रैग होता है वो ज्यादा एक्सर्ट होता है, इस वजह से बॉल डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जैसे ये बॉल गिरता है ना, मतलब हवा में भी ट्रेवल करते वक्त ये कुछ एंगल से टिल्ट हो जाता है, ओके, जब बैट्समैन की ओर जाता है नहीं है, मतलब जब फेंकता है बॉलर बॉल को, तो एट द टाइम हवा के प्रेशर की वजह से ये जो रब साइड है इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है, और ये जो पॉलिश साइड होता है इसके ऊपर प्रेशर कम होता है। इस कारण ये बॉल गिरने के बाद आउट स्विंग होता है, ओके, मतलब ये बॉल सीधा फेंका जाता है ऐसा, लेकिन जैसे ही मतलब रब साइड पर प्रेशर ज्यादा होने से, मतलब जब ये बॉल हवा में फेंका जाता है तो ये इसका सीम जो होता है ये स्ट्रेट होता है, लेकिन हवा के ड्रैग की वजह से रब साइड पर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है, और इस वजह से वो बॉल रब साइड की ओर टिल्ट हो जाता है। और जैसे ये बॉल नीचे गिरता है ना, तो फिर ये आउट स्विंग हो जाता है, गिरने के बाद बैट्समैन से दूर चला जाता है, ओके। और फिर बॉल कुछ पुराना होने के बाद वो क्या करते हैं, उल्टा स्विंग करते हैं बॉल को, और फिर बॉल मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है, ये रब वाला जो हिस्सा होता है, ये और जो पॉलिश हिस्सा होता है, इन दोनों में मतलब वो अलग वे से बॉल को कुछ फेंकते हैं। इस वजह से फिर क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद मतलब बॉल पुराना होने के बाद दोनों साइड उसके रफ हो जाते हैं, और ये साइड कम रफ होने के कारण फिर बॉल का उल्टा मोशन होता है, जिसे हम रिवर्स स्विंग कहते हैं। आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा क्रिकेट खेलते वक्त रिवर्स स्विंग कहते हैं, कि जब बॉल फर्स्ट ओवर से यूज करते हैं ना कोई भी क्रिकेटर, तो नियर बाय 20 या फिर 30 ओवर होने के बाद बॉल सफिशिएंटली पुराना हो जाता है, और बॉल जिस साइड से रफ होता है उस साइड से न डिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे साइड डिफ्लेक्ट होने लगता है जो साइड पॉलिश्ड होता है। इस कारण बॉल रिवर्स स्विंग होने लगता है, ओके। तो ये सब बीट्स के अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल है, और प्रेशर का कंसेप्ट होता है एयर के, ओके। ड्रैग फोर्स का मतलब विस्कोसिटी का भी कंसेप्ट इसके अंदर है, ओके। तो इतना ये बीट रहेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, और यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, जिसका नाम था हाइड्रोडायनामिक्स, ओके। तो इसके ऊपर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब पूछे जा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और भी एक बीट होता है पिंग पोंग बॉल, ओके। मोशन ऑफ पिंग पोंग बॉल इज आल्सो बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, ओके। पिंग पोंग बॉल मतलब जो फाउंटेन्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक बॉल रखा जाता है, ये बॉल हवा में फ्लोट करता है जब वो फवारा मतलब जो फाउंटेन चालू होता है तब, ओके। व्हेन पिंग पोंग बॉल इज प्लेस्ड ऑन द वर्टिकल स्टीम of water fountain, it rises up to a certain height above the nozzle of the fountain and spin about its axis. The reason of this is that the steam of the water rises up the fountain with a large velocity so that the air pressure decreases. Therefore, whenever the ball tends to fall out from the steam, the outer air which is at atmospheric pressure pushes it back into the steam, okay. तो इस वजह से वो बॉल वहीं पर घूमते रहता है, मतलब ये कैसे दिखेगा, ये फाउंटेन है, यहाँ से फाउंटेन निकल रहा है ऐसा आप इमेजिन करो, पानी का फवारा। तो इसके ऊपर एक पिंग पोंग बॉल रखा जाता है, ये बॉल है ना नीचे गिरता ही नहीं है, जब ये फाउंटेन चालू होता है ना तो पानी इसके इस साइड से और इस साइड से निकलने लगता है। तो इस वजह से ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या रहता है, ऐसे घूमते रहता है, ओके। नंबर ऑफ टाइम सर्कुलर मोशन करते रहता है, नीचे नहीं गिरता है, मतलब जब तक ये फाउंटेन चालू रहेगा तब तक ये हवा में ऐसे ही तैरते रहेगा, ओके, और स्पिन होते रहेगा अपने एक्सिस के अराउंड। मतलब जब कभी भी गिरने की कोशिश करता है ना, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे गिरने नहीं देता है, ओके, और वहीं पर उसे बनाए रखता है। तो इसके अंदर भी प्रेशर का कंसेप्ट है। और भी एयर फॉइल का एक कंसेप्ट होता है। एयर फॉइल मतलब आपने देखा होगा जो भी हमारे कार होते हैं ना, उनके शेप्स कुछ इस वे से डिजाइन किए जाते हैं, कार हो या फिर हमारे फाइटर एरोप्लेन्स हो, तो इनके जो शेप्स होते हैं ना कुछ टेक्निक से वो बनाते हैं ताकि वो एयर के ड्रैग को सफिशिएंटली मतलब कैप्चर कर सके। जो एयर है वो ऊपर से ज्यादा जाए और नीचे से कम जाए, इस वजह से वो बॉडी को फ्लोट होते वक्त या फिर हवा में एक जगह से दूसरे जाते वक्त मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलता है। इस वजह से वो शेप्स जो बनाते हैं वो कुछ इस वे से बनते हैं, उन्हें स्ट्रीमलाइन शेप्स कहा जाता है। आपने देखा होगा, जैसे एक मछली का एग्जांपल लेते हैं हम,
हमारा बॉडी और मछली के बॉडी में देखो बहुत फर्क होता है। इस वजह से मछली बहुत अच्छी तरह से तैर सकती है। उसके अंदर भी हड्डियां होती है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर हड्डियां ही नहीं होती है, इस वजह से वो फ्लेक्सिबल होती है और वो तैरती है। उसके अंदर भी मतलब बोन्स होते हैं और हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हमारा बॉडी जो होता है वो पानी के अंदर रहने के लिए नहीं बना है, ओके। लेकिन वो मछली का बॉडी वैसे ही बना है। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर कुछ कांटे भी होते हैं और वो इजीली फिर वो विस्कोस फोर्स क्रिएट करते हैं और यूनिफॉर्म वो कांटे होते हैं, मतलब ऐसा डिसिमेट्रिक शेप नहीं होता है उनका, यूनिफॉर्म शेप होता है। तो इस वजह से वो यूनिफॉर्म विस्कोस फोर्स क्रिएट करते हैं और इस वजह से उनका कंट्रोल होता है पूरे पानी के अंदर बहते वक्त, ओके। इस वजह से मछली पानी के अंदर बहुत अच्छे से तैर सकती है एज कम्पेयर टू अवर बॉडी, ओके। मछलियां हमारे बॉडी से भी बहुत बड़े बड़े शेप्स के होते हैं, तभी भी वो बहुत अच्छे से तैरते हैं पानी के अंदर। उनको तैरते वो कुछ भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि उनका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन बना होता है, पानी के फ्लो को एडजस्ट करने के लिए बना होता है। सामने का हिस्सा बहुत नुकीला होता है और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है। मतलब आपने देखा होगा जो भी मछली का शेप होता है ना, वो जनरली मतलब कुछ ऐसा शेप होता है। तो ये इस वे से बनाया जाता है कि एयर के ड्रैग को वो अच्छी तरह से अपोज कर सके। आपने देखा होगा हमारे जो शिप्स होते हैं उनका भी शेप्स कुछ ऐसा ही होता है। शिप्स को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आपको वो ऐसे नजर आएंगे, इज इट ओके। तो ये भी उसी वजह से होता है, मतलब जब शिप आगे जाने की कोशिश करता है ना, तो कुछ वाटर यहाँ से और कुछ वाटर यहाँ से जाए और इसे फ्लो करने में आसानी हो, ओके। तो इस वजह से ये सभी स्ट्रीमलाइन शेप्स बनाए जाते हैं, इज इट ओके। किसी को कुछ दिक्कत अब इसमें? तो इतना ये पूरा कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल वर्क रहेगा या फिर थ्योरेटिकल बिट रहेगा, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप पर, ओके। इसे अच्छे से देख लेना।